मेरी राय में आपको जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी फिल्मों से इंस्पायर होना बंद कर देना चाहिए। ऐसी फिल्में आपको वर्तमान में ही जीने की सिर्फ प्रेरणा देती है। ये गलत नहीं है, लेकिन वर्तमान में ही जीना और भविष्य को पूरी तरीके से इग्नोर कर देना भी तो सही नहीं है। आपने अपने आसपास कुछ ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जिनकी सैलरी बहुत कम है, लेकिन वो लोग अपने शौक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दुनिया के टॉप बिलियनियर को आप देखो, वो चाहे तो दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी ले सकते हैं, सबसे महंगे कपड़े, सबसे महंगे जूते, सबसे महंगी ज्वेलरी पहन सकते हैं। मगर क्या ऐसा होता आपने देखा है? अब आप बोलेंगे कि अगर ऐसा सादगी वाला ही जीवन जीना है तो इतने पैसे कमाने का क्या फायदा, इससे अच्छा तो मिडिल क्लास ही रहें। आगे कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं जिसे जानकर आपको पता चलेगा कि भारत में कितने लोग फेक रिच मानसिकता के साथ जिंदगी जी रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग जो भी आय कमा रहे हैं उससे दोगुनी के बराबर खर्च कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी जिंदगी पहले से ज्यादा बदतर हो जाती है। इसी तरह हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ सभी के पास कार है, तो फिर हम भी कार ले लेते हैं बिना ये जाने कि उनके सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं, क्योंकि इसके बिना आप अपने भविष्य को मजबूत नहीं बना पाएंगे। जिनसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मैसेज करके बताया था कि हमने भी अपना फ्लैट एक ऐसी सोसाइटी में ही ले लिया है जिसमें स्विमिंग पूल है, वो सब क्या कहेंगे? बीवी के ससुराल वाले क्या समझेंगे? दामाद के पास पैसे खत्म हो गए क्या? वो इन्फ्लुएंसर जब लैम्बोर्गिनी कार दिखाता है तो उसके वीडियो के व्यूज बढ़ते हैं, जिससे उसकी कमाई होती है। आजकल यूथ ऐसी वीडियो खूब पसंद करते हैं जिसमें लग्जरी कार हो और जिसका पूरा फायदा उस इन्फ्लुएंसर्स को मिलता है। कुछ ही महीनों में उसकी कार की कीमत से ज्यादा वो लोग आपकी अटेंशन लेकर कमा लेते हैं। तो कार लेना उसके लिए एक बिजनेस है, लेकिन हमारे लिए नहीं। जब हम किसी किताब को पढ़ते या सुनते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें किताब में ही मिल जाते हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। इसी प्रकार ये किताब भी हमारे सामने बहुत सारे सवाल लाती है। कुछ के उत्तर बताती है, कुछ के उत्तर खोजने के लिए हमें मजबूर करती है। यह किताब आपके अंदर की रियल रिच मानसिकता को बाहर लाने का प्रयास करती है। यह किताब आपको न केवल गलत रास्ते पर जाने से रोकती है, बल्कि गलत रास्ते को पहचानने में भी मदद करती है। वित्तीय साक्षरता यानी कि फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ यदि आपको वित्तीय सुरक्षा यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वित्तीय स्वतंत्रता यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता मिल जाए तो मेरे दोस्तों मंजिल दूर नहीं है, बस जरूरत है तो सही दिशा में कदम बढ़ाने की। एक मशहूर कहावत है, पूत कपूत तो धन क्यों संचय, पूत सपूत तो धन क्यों संचय। इसका अर्थ है कि यदि आपका बेटा नालायक निकल जाए तो उसके पास रखा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, और यदि आपका बेटा समझदार निकल जाए तो वह खुद से ही पैसा बना लेगा। यह कहावत हमें यह शिक्षा देती है कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए धन संचय पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मजे की बात यह है कि ये कहावत ऐसे लोग उपयोग में बहुत लाते हैं जिनके खर्चे बहुत ज्यादा हैं और उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचाया भी नहीं है। जब लोग उनसे बोलते हैं कि खर्चा कम करना चाहिए तब वो हंसी मजाक में कहावत बोली देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये कहावत बड़े बुजुर्ग बोल कर गए हैं तो गलत कैसे हो सकता है। आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग आने वाली पीढ़ी के लिए बोल कर गए हैं, लेकिन आपको पूरी जिंदगी शांति से जीने के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़ा बंदोबस्त करने के लिए कुछ न कुछ धन का संचय तो करना ही पड़ेगा। आम आदमी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर जागरूक नहीं रहता, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो भविष्य की अनिश्चितताओं को भूलकर केवल वर्तमान में ही खुश रहने के बारे में सोचता है। वही कुछ लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर बहुत ज्यादा ही जागरूक हो जाते हैं और भविष्य के सपने के लिए अपने वर्तमान को ही भूल जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वो प्लानिंग धीरे धीरे चिंता बन जाती है, और तब यह स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। आपको ये समझना होगा कि समय बहुत तेजी से बदल रहा है, और इस बदलते दौर में आपको अपने आप को स्थिर रखना पड़ेगा, फिर चाहे वो इमोशन हो या फाइनेंस। मुझे लगता है कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत हद तक हमारे इमोशन और मेंटल हेल्थ पर निर्भर करती है। आपने अपने पास भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो एक तरह का ही व्यापार करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसमें से कुछ लोग बहुत सफल हो जाते हैं और कुछ असफल। अब आप सोचिए कि सबकी स्थिति शुरुआत में एक जैसी रही होगी, लेकिन बाद में परिणाम अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो लोग फाइनेंशियली असफल हो रहे हैं उनका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो लोग अपने आप को फेक रिच बताने की कोशिश में अपना फोकस ही खो देते हैं। मैंने कई ऐसे व्यापारियों को देखा है जिन्होंने व्यापार में बड़े बड़े लोन लिए हैं और उस लोन से उन्होंने अपने जीवन को बहुत लग्जरी बना लिया, और ऐसे व्यापारी भी हैं जिन्होंने व्यापार में लिए हुए लोन का उपयोग केवल व्यापार को बढ़ाने के लिए किया, ना कि व्यक्तिगत विलासिता और अपने शौक को पूरा करने के लिए। अब आप समझ ही गए होंगे कि फेक रिच बनने के चक्कर में हमारी क्या दुर्दशा हो सकती है। इस तरह कई आम आदमी जो कॉर्पोरेट कंपनियों में काम करते हैं अपनी सोसाइटी और अपने दोस्तों के बीच खुद का स्टेटस बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे वो विदेश यात्रा हो या फिर महंगा मोबाइल फोन। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करने की आदत को बनाए रखते हैं और उसके लिए दिखावा करना कोई मायने नहीं रखता। अब आप कुछ वर्षों के बाद परिणाम की कल्पना कर सकते हैं, जब लोग बढ़ती उम्र में जॉब से थकने के बाद भी मजबूरी में संघर्ष करते रहते हैं। अब इसी तरह स्टूडेंट्स की स्थिति तो और भी गंभीर होती है, क्योंकि उनकी आमदनी कुछ नहीं है। फैशन और दोस्तों के साथ अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए उनके पास बस एक ही बैंक होता है, और वह माता पिता का बचत बैंक है। यहाँ से स्टूडेंट्स की खर्चीली आदत बनती है, जो भविष्य में शायद तकलीफ का कारण बन सकती है। पढ़ाई लिखाई के बाद अच्छा पैकेज लग गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पैकेज कम हुआ या आमदनी उतनी नहीं हुई जिससे आप अपनी पुरानी आदतों को पूरा कर सके, तो फिर आप एक नए चक्रव्यूह में फंसने को तैयार हो जाइए। यह चक्रव्यूह है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का जाल जो पेट्रोल पंप से लेके मॉल तक आपको ढूंढ रहा है।
अब इसी जगह पर मैं ऐसे स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो फैशन और दोस्तों के साथ स्टेटस को बनाने में कोई रुचि नहीं रखते और अपने समय को खुद का भविष्य बनाने में लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एंजॉय नहीं करते, वो भी एंजॉय करते हैं, लेकिन उन्हें दायरा पता होता है उनका। यहाँ मैं भविष्य का आईना दिखाने की एक ऐसी कोशिश कर रहा हूँ जो आपको ऐसी स्थिति से बचने के लिए अभी से ही फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ लेके जाएगी। या पूरा खेल आपके माइंडसेट का है जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है। यह किताब आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ सही दिशा में सोचने और काम करने का सही रास्ता बताएगी। फेक रिच, वैसे तो नाम से ही समझ आता है कि ऐसे अमीर लोग जो वास्तव में अमीर नहीं हैं, लेकिन वो अमीर दिखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। ये ऐसे टेम्पररी रिच लोग होते हैं जो अमीर दिखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज देश में फेक रिच एक कम्युनिटी बन गई है। आपके लिए ऐसे लोगों की पहचान करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ गुण आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। ये लोग अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा केवल अमीर दिखने के लिए खर्च करते हैं। इनके हिसाब से अमीर दिखने से समाज में इज्जत, परिवार में पूछ परख, दोस्तों में वाहवाही बढ़ती है। अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को दिखाने के लिए ये लोग एक्सपेंसिव चीजें खरीदने पर ज्यादा जोर देते हैं। इनके लिए अपने शौक को पूरा करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, फिर चाहे लोन ही क्यों न लेना पड़े। ये लोगों को बड़े बड़े शौक की आदतों के लिए प्रेरित करने में पीछे नहीं हटते। आपने अपने आसपास कुछ ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जिनकी सैलरी बहुत कम है, लेकिन वो लोग अपने शौक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। देश में आईफोन के लिए जो पागलपन दिखता है, क्या वो फेक रिच मानसिकता को नहीं दर्शाता? हमारे दोस्तों के पास आईफोन है तो हमारे पास भी आईफोन होना चाहिए। और कोशिश तो यहाँ तक की जाती है कि सबसे लेटेस्ट वर्जन हो तो सोने पे सुहागा। सैलरी कम हुई तो क्या हुआ, हमारे पास क्रेडिट कार्ड, EMI ऑप्शन है ना, धीरे धीरे करके चुका देंगे। इसके बाद हद तो तब हो जाती है जब उस EMI को चुकाने के लिए भी एक पर्सनल लोन लेना पड़ता है। जनाब को फोन का नया वर्जन इसलिए नहीं लेना है कि इनके पुराने फोन की कुछ दिक्कतें हैं, बल्कि इसलिए लेना है क्योंकि ये अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों को दिखा सके कि इनके हाथ में सबसे महंगा फोन है। दरअसल ये महंगा फोन इनके लिए सोसाइटी में ज्यादा इज्जत पाने की चाबी है। इन्हें लगता है कि अगर इनके हाथ में महंगा फोन नहीं होगा तो लोग इनको गरीब समझकर इनकी इज्जत कम करेंगे। अब भले ही इस झूठी इज्जत के लिए इनको अपने घर का मासिक बजट बिगाड़ना पड़े, या भले ही माँ बाप को कुछ महीनों तक पैसे ना भेजना पड़े। आपको लग रहा होगा कि वास्तव में ऐसा ही हो रहा है। हाँ जी, हम फेक रिच मानसिकता में इतने उलझते जा रहे हैं, कई घरों में कारें चलाने के लिए कम, जलाने के लिए ज्यादा रखी हुई है, फिर चाहे खुद को ही EMI में क्यों ना देना पड़े। ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ आप फेक रिच मानसिकता को देख सकते हो। यह मानसिकता लोन और EMI पर विदेश की यात्रा, शादियों में होने वाले जरूरत से ज्यादा खर्चे, घर के आलीशान इंटीरियर से लेकर आपके फैशन डिजाइनर के कपड़ों तक फैल चुकी है। आजकल बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बड़े बड़े लोगों से नेटवर्क बनाने के लिए उनके जैसा दिखना पड़ता है। अब इसके लिए फिर चाहे हमें हार्ले डेविडसन खरीद कर उनके साथ राइड करनी पड़े, या महंगे से महंगे पब में देर रात तक शराब पीनी पड़े, या कोई और भी नशा करना पड़े। आगे कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं जिसे जानकर आपको पता चलेगा कि भारत में कितने लोग फेक रिच मानसिकता के साथ जिंदगी जी रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के आंकड़े के अनुसार प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि 8% से ज्यादा है, मगर प्रति व्यक्ति कर्ज का दर 17% से ज्यादा बढ़ा है। इसका मतलब है कि लोग जो भी आय कमा रहे हैं उससे दोगुनी के बराबर खर्च कर रहे हैं, और अगर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है तो फिर वो लोन लेकर खर्च कर रहे हैं। भारत में 70% आईफोन EMI पर बिक रहे हैं। इसका मतलब है कि आईफोन खरीदने वाले लोगों में ऐसे लोग सबसे ज्यादा हैं जो मासिक आय से आईफोन खरीदने के लायक नहीं है, फिर भी वो इसे खरीद रहे हैं। 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड से किए गए खर्च को बैंक को लौटा भी नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें अब पर्सनल लोन लेना पड़ता है। दुनिया के टॉप बिलियनियर को आप देखो, वो चाहे तो दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी ले सकते हैं, सबसे महंगे कपड़े, सबसे महंगे जूते, सबसे महंगी ज्वेलरी पहन सकते हैं, मगर क्या ऐसा होता आपने देखा है? ये देखो सिंपल कपड़े, इन्हें कौन नहीं जानता। ये हैं देश के सबसे अमीर घराने के व्यापारी, जिनके यहाँ शादी में बड़े से बड़े सेलिब्रिटी भी खाना परोसते हुए दिखते हैं। मुकेश धीरूभाई अंबानी जी का पहनावा बहुत ही साधारण है और वो ऐसी ही सादगीपूर्ण जिंदगी जीना पसंद भी करते हैं। वॉरेन बफे, नारायण मूर्ति, रतन टाटा, आनंद महिंद्रा, राकेश झुनझुनवाला, ये सब साधारण और सादगीपूर्ण जिंदगी जीना पसंद करते हैं। आपने स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला को तो देखा ही होगा, जब वे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से मिलने बिना प्रेस वाली ड्रेस पहनकर भी चले गए थे। ऐसी मानसिकता के साथ सादगी जीने वाला जीवन इतना कठिन भी नहीं है, और इसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे आपको। ये सब चाहे तो लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, मगर नहीं, इनका उद्देश्य अमीर दिखना नहीं है और वे इस बात को प्रायोरिटी भी नहीं देते हैं। अब आप बोलेंगे कि अगर ऐसा सादगी वाला ही जीवन जीना है तो इतने पैसे कमाने का क्या फायदा, इससे अच्छा तो मिडिल क्लास ही रहें। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये सवाल पूछकर मुद्दे से भटक गए हैं, क्योंकि हम यहाँ फायदे और नुकसान की तो बात ही नहीं कर रहे। हम यहाँ बात कर रहे हैं फेक रिच और रियल रिच के मानसिकता की। हम अपनी जिंदगी में अमीर दिखने पर फोकस कर रहे हैं, जबकि हमारा फोकस अमीर बनना है। बस यही आपको समझना होगा। मेरी राय में आपको जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी फिल्मों से इंस्पायर होना बंद कर देना चाहिए। ऐसी फिल्में आपको वर्तमान में ही जीने की सिर्फ प्रेरणा देती है। ये गलत नहीं है, लेकिन वर्तमान में ही जीना और भविष्य को पूरी तरीके से इग्नोर कर देना भी तो सही नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि जिंदगी आज में तो है, लेकिन जिंदगी कल में भी है। आज में जीने का मतलब ये नहीं होता कि सारे पैसे उड़ा दो आज ही,
कम खर्च में खुश रहने के तरीके ढूंढे जा सकते हैं। ऐसी फिल्मों से इंस्पायर होने वालों का हाल भविष्य में कैसा होगा ये किसी ने नहीं बताया। ये आपको मैं इस किताब में उदाहरण के साथ बताने वाला हूँ। ये समझने के बाद कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अभिनेता और अभिनेत्रियां भी तो लग्जरी लाइफ जीते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि उनके पेशे में आकर्षण का केंद्र बने रहना जरूरी है। बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियां महंगी चीजें इसलिए भी लेते हैं कि जिससे मीडिया में उनकी बात होती रहे, और जितना ज्यादा उनके बारे में बात होगी उतना ज्यादा वो पब्लिक की नजर में रहेंगे और यहीं से उनकी कमाई होती है। अब आप समझ गए होंगे कि महंगी चीजें उन्हें व्यापार देती है। इसे आप एक दूसरे दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। हम देखते हैं कि लगभग सभी अभिनेता या क्रिकेटर लग्जरी ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज करते हुए दिखते हैं, मगर हम ये नहीं देखते कि अभिनेता या क्रिकेटर की सालाना आमदनी कितनी है। अब आपको समझ आ गया होगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसा क्यों करते हैं। वो महंगे महंगे फोन आपको क्यों दिखाते हैं, महंगी वॉच क्यों दिखाते हैं, महंगी कार क्यों दिखाते हैं, और ऐसे कई सारे लग्जरी प्रोडक्ट भी क्यों दिखाते हैं आपको। किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दिखाया कि उसने लैम्बोर्गिनी कार ले ली है। अब आप भी सोचते हैं कि हमें भी चाहिए। यहाँ आप एक नए चक्रव्यूह में फंसने की तैयारी कर रहे हैं। वो इन्फ्लुएंसर जब लैम्बोर्गिनी कार दिखाता है तो उसके वीडियो के व्यूज बढ़ते हैं, जिससे उसकी कमाई होती है। एक इन्फ्लुएंसर ऐसी कार जब लेता है तो पहले ये वीडियो बनाएगा कि मैं लैम्बोर्गिनी कार लेने का सोच रहा हूँ, फिर दूसरी वीडियो बनाएगा मैं कार देखने शोरूम आया हूँ, और तीसरी वीडियो बनाएगा आज मैंने कार बुक कर ली है, चौथी वीडियो बनाएगा आज मैंने कार खरीद ली, और पांचवी वीडियो बनाएगा आज हम कार में घूमने जा रहे हैं। कार उसने एक ली है, लेकिन उसकी वजह से उसको कई वीडियो का कंटेंट मिल गया है और अब वह हर वीडियो में कार दिखा रहा है। आजकल यूथ ऐसी वीडियो खूब पसंद करते हैं जिसमें लग्जरी कार हो और जिसका पूरा फायदा उस इन्फ्लुएंसर्स को मिलता है। कुछ ही महीनों में उसकी कार की कीमत से ज्यादा वो लोग आपकी अटेंशन लेकर कमा लेते हैं। तो कार लेना उसके लिए एक बिजनेस है, लेकिन हमारे लिए नहीं। मैं एक सेमिनार ले रहा था, उसमें किसी ने मुझसे पूछा, आप तो कहते हैं अमीरों को फॉलो करो, जो बिलियनियर्स करते हैं वो करो, लेकिन जितना हो सके पैसे का सही उपयोग करो। लेकिन बिलियनियर मुकेश अंबानी जी ने तो अपनी बेटी की शादी में 500 करोड़ खर्च कर दिए, वो कहाँ पैसे बचाते हैं। तो अब देखो, हर मिडिल क्लास के मन में ये आया होगा कि हम भी करेंगे, हम भी एक ना एक दिन ऐसा करेंगे। शादी में तो बड़ा खर्च होना ही चाहिए, और यही मिडिल क्लास व्यक्ति कॉपी भी करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 7.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, जिसमें से उन्होंने 700 करोड़ अगर खर्च कर भी दिए, यानी कि उनकी नेटवर्थ का सिर्फ 0.2% उन्होंने खर्च किया। लेकिन फेक रिच मानसिकता वाले लोग अपनी नेटवर्थ से भी ज्यादा शादी में खर्च कर डालते हैं, फिर चाहे शादी के लिए उन्हें घर ही क्यों न बेचना पड़े, और चाहे तो एक और लोन भी क्यों न लेना पड़े। मैंने देखा है कि अक्सर रियल रिच महंगी प्रॉपर्टी या महंगी कार खरीदते जरूर हैं, लेकिन इससे वो लोग अपने बिजनेस को भी इनडायरेक्टली फायदा पहुंचा रहे होते हैं। इससे एक तो उनकी टैक्स सेविंग होती है, और दूसरी ओर सोसाइटी में इन्फ्लुएंस करके अपने बिजनेस को सीधा फायदा पहुंचा देते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बहुत गहरी बात समझ में आएगी कि रियल रिच आदमी केवल नेटवर्क ही बनाता नहीं है, बल्कि उस नेटवर्क को मोनेटाइज भी करता है। इसके जस्ट अपोजिट फेक रिच मानसिकता में लोग नेटवर्क बनाने और दिखावे के चक्कर में फंस जाते हैं। वो नेटवर्क को मोनेटाइज नहीं कर पाते और खुद के ऊपर एक लायबिलिटी अलग से ले लेते हैं। कुल मिलाकर ये लोग बेवकूफ ही बन जाते हैं। अब आप ही बताइए, आपको बर्बाद कौन कर रहा है? हाँ जी, आपको बर्बाद कर रही है आपकी फेक रिच की मानसिकता। इसी तरह हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ सभी के पास कार है, तो फिर हम भी कार ले लेते हैं बिना ये जाने कि उनके सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं, उनकी सेविंग और उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उनकी फैमिली में कितने लोग कमाने वाले हैं और कितने खाने वाले हैं। बिना ये सब देखे हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे पड़ोसी ने कार ले ली है तो हमारे पास भी होनी चाहिए, चाहे वो लोन लेकर ही क्यों ना आए। आज ज्यादातर लोग शहरों में फ्लैट इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके ऑफिस के कलीग ने किसी बिल्डर की सोसाइटी में फ्लैट बुक कराया है, जिसमें स्विमिंग पूल है, जिम है, पार्क, ये सब कुछ सोसाइटी के अंदर ही है। उसे लेने के लिए बैंक से बड़ी आसानी से लोन भी मिल गया है। ये सब सुनकर आपको लगता है कि ये तो आप भी कर सकते हैं, बैंक से लोन तो आपको भी मिल जाएगा, फिर आप भी बड़े मजे से जिम और स्विमिंग पूल वाली सोसाइटी में रह पाएंगे, और इसी बहाने अपना घर भी हो जाएगा, वो भी बड़े शहर में। रिश्तेदारों को बताएंगे तो अलग ही इज्जत बढ़ेगी। मगर कुछ महीने उस सोसाइटी में रहने के बाद पता चलता है जिस स्विमिंग पूल और जिम को देखकर हमने फ्लैट लिया था उसके लिए तो समय ही नहीं मिल रहा। महीनों गुजर गए, स्विमिंग पूल की शक्ल भी नहीं देखी, मगर हर महीने उसका मोटा सा मेंटेनेंस चार्ज जरूर भरना पड़ रहा है, और बैंक की EMI अलग से हर महीने की आधी सैलरी खा जाती है। जिस मजे से सोसाइटी में फ्लैट लिया था अब वही मजा गले का फंदा बन चुका है। कई बार मन करता है कि इसे बेचकर रेंट पर रहें, मगर इसमें दो बड़ी बाधाएं हैं। पहली ये कि फ्लैट की कीमत अच्छी नहीं मिल रही, और दूसरी ये कि अगर अपना फ्लैट बेचकर रेंट पर रहेंगे तो दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, जिनसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मैसेज करके बताया था कि हमने भी अपना फ्लैट एक ऐसी सोसाइटी में ही ले लिया है जिसमें स्विमिंग पूल है। वो सब क्या कहेंगे? बीवी के ससुराल वाले क्या समझेंगे? दामाद के पास पैसे खत्म हो गए क्या? ऑफिस वाले भी मजाक उड़ाएंगे। ये सब सोचकर हर महीने चुपचाप वो दर्द बस सहते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से सोच और संगत ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसी हमारी सोच होती है वैसी ही सोच वालों से हमारी संगत बन जाती है, या फिर यूं कहूं कि जैसी हमारी संगत होती है वैसी ही हमारी सोच बन जाती है। दोनों ही बातें सही हैं, मगर इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि सही चीज का चुनाव हम कर पाएं। सही संगत सही सोच को जन्म देती है। सोच यानी कि एक विचारधारा,
ये स्वयं पैदा नहीं होती है, हमारी परवरिश जिन लोगों के बीच होती है, या जिन लोगों को हम सुनते हैं मूवीज में या सोशल मीडिया पर, या जिन लोगों की किताबें पढ़ते हैं, या जिन दोस्तों के साथ हम रहते हैं, इन सभी जगहों से हमारे विचार प्रभावित होते हैं और हमारी एक विचारधारा बनती चली जाती है। यह हमारे दिमाग में विचारों के मिश्रण से एक सोच को पैदा करने में एक इनपुट की तरह काम करती है और वही सोच हमारी जिंदगी बनाती है। एक सोच ये हो सकती है कि हम करोड़पति बनेंगे क्योंकि मुझे रोल्स रॉयस लेना है। एक सोच ये भी हो सकती है कि हम करोड़पति बनेंगे क्योंकि हमें खुशहाल जिंदगी जीनी है। दोनों में सोच का ही तो फर्क है। रोल्स रॉयस लेने के बाद आप करोड़पति नहीं रहेंगे क्योंकि आपके पैसे तो कार बनाने वाली कंपनी के पास चले गए। ऐसी सोच आपको फिर से गरीब बना देगी। आपने ऐसे लोगों के बारे में जरूर सुना होगा जो केबीसी में लॉटरी जीतकर करोड़पति बने, लेकिन कुछ समय बाद उनकी जिंदगी पहले से ज्यादा बदतर हो जाती है। संगत से आपके मन में विचार आते हैं और विचारों से सोच बनती है और सोच से ही जिंदगी। आपके रियल रिच या फेक रिच बनने की शुरुआत बहुत पहले आपकी संगत से हो चुकी होती है, मगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सके। तो किताबों की संगत में जाइए, अच्छे YouTube टीचर्स और कोचेस के वीडियोस के संगत में जाइए, लेकिन इनकी पहचान करना आपके हाथ में ही है। जिनकी संगत में आप जा रहे हैं वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे या नहीं। मैंने इस किताब में आपको इसी समझ को विकसित करने का प्रयास किया है। ये सोचने का विषय है कि हम फेक रिच मानसिकता के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। आपको इस तरह की कम्युनिटी की पहचान करके उनसे दूर रहने की जरूरत है। फेक रिच मानसिकता को आपने अगर नहीं बदला तो ये आपको रियल रिच बनने के बजाय एक दिन बर्बाद कर देगी। एक्सपेंसिव चीजें लेना या लग्जरी लाइफस्टाइल एक नशे की तरह होता है। जितना करते जाएंगे उतना ही और बढ़ाने का मन करेगा। अगर आपने इसको शुरुआत में ही रोक दिया तो सुकून रहेगा। मेरे हिसाब से आपका पहला मकसद फेक रिच मानसिकता से दूरी बनाए रखने का होना चाहिए। उसके बाद अपने पैसों को जरूरत की चीजों में खर्च करें और जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करने के लिए समय समय पर विवेकपूर्ण तरीके से पैसों का उपयोग करें। ये बातें आपको रियल रिच बनाने में बहुत मदद करेंगी। इस देश में वित्तीय साक्षरता यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी की बात तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सभी अपना अपना मतलब निकाल रहे हैं। बैंकिंग संस्थाएं और उससे जुड़े हुए लोग बैंकिंग संबंधी जानकारी देकर उसे फाइनेंशियल लिटरेसी बता रहे हैं। स्टॉक मार्केट में शेयर ट्रेडिंग को फाइनेंशियल लिटरेसी बताया जा रहा है। म्यूचुअल फंड वाले म्यूचुअल फंड निवेश को फाइनेंशियल लिटरेसी बता रहे हैं, लेकिन कोई यह बताने को तैयार नहीं है कि कैसे हम वित्तीय सुरक्षित या वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए वित्तीय योजना यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना आप अपने भविष्य को मजबूत नहीं बना पाएंगे। वित्तीय योजना बनाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है, बस आपको योजना के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में आपको अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे बड़ी दोस्त बचत है। आप बचत करेंगे तभी पैसा बनेगा, और पैसा बनेगा तभी तो निवेश के लिए योजना बनाई जाएगी। फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत 4 फैक्टर से होती है। पहला अर्निंग यानी कि कमाई, दूसरी स्पेंडिंग यानी खर्च, तीसरी सेविंग यानी बचत, चौथी इन्वेस्टिंग यानी कि निवेश। आप जब कमाने में लग जाते हैं तो बाकी के 3 फैक्टर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी की शुरुआत यहीं से होती है। जब आप इन चारों फैक्टर्स को गहराई से समझ जाते हैं तो आपका महीने का खर्च कितना होना चाहिए, इस पर आपकी पकड़ बन जाए तो फिर मान लीजिए आपके वित्तीय योजना का 50% काम पूरा हो गया। अब इसके बाद आपको हर महीने की बचत का अनुमान लग जाएगा। अब इस बचत में से कितना आपको निवेश करना है और कितना फंड लिक्विड रखना है, यही आपको सोचना पड़ेगा। जब निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो फिर सारे सवाल आपके सामने खड़े हो जाते हैं कि जिसके समाधान के लिए आपको एक एक्सपर्ट की सहायता लेनी पड़ सकती है। अब मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो भाई ये प्रक्रिया ही फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाती है, जो आपको कुछ ही वर्षों में फाइनेंशियली मजबूत और आजाद बना देगी। आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने से पहले बचत के बारे में सोचना चाहिए, और बचत करने के लिए कमाई बढ़ाने के साथ साथ अपने खर्चों को नियंत्रित करना भी जरूरी है। मैंने कई लोगों को निवेश के लिए भी लोन लेते हुए देखा है। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला, आपके पास बचत नहीं है, या फिर आप लालच कर रहे हैं। कुछ ऐसी स्थितियां भी देखी गई है कि लोग अपनी सैलरी को ज्यादा रिटर्न के लिए शेयर बाजार में लगा रहे हैं और अपना खर्चा क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं। अब यदि ऐसी स्थिति में आपके शेयर बाजार के निवेश का रिटर्न नहीं आ पाया और आपकी सैलरी भी निवेश के चक्कर में फंस गई, तो जनाब अब क्या होगा? मेरे हिसाब से रियल रिच की मानसिकता को समझने के साथ आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के महत्व को समझना जरूरी है। बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के आदमी रियल रिच बनने की दौड़ में शुरुआत से ही बाहर हो जाएगा। एक ऐसा इंसान जो फाइनेंशियल प्लानिंग कर ही नहीं रहा है, वो रियल रिच बनने की दौड़ से शुरुआत से ही बाहर है। एबिगेल जॉनसन ने कहा भी है, रिटर्न बहुत मायने रखता है और यही हमारी पूंजी है।